इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन के लेसन 5 पार्ट 2 यानी कि प्लांट ऑल्सो ब्रीथ एंड फील। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की और हिंदी एक्सप्लेनेशन की। यह वीडियो स्टार्ट होगा आपके बुक के सेकंड पार्ट जो मेरे हिसाब से है 3 ईयर के पैराग्राफ स्टार्टिंग से लेकर ब्रांचेस ऑफ साइंस तक। अगर आप चाहते हो कि इससे पहले का आपको वीडियो मिले तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाओगे तो आपको इससे पहले का वीडियो पार्ट 1 मिल जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन जाना है तो आप वीडियो के डिटेल में जाएंगे तो आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। मैंने वहाँ पे पॉइंट दिया है कि वर्ड मीनिंग किस पॉइंट पर है और एक्सप्लेनेशन किस मिनट ऑफ टाइम पर है। तो आप वहाँ पे जाकर टाइम लाइन पर जाकर आप वो पॉइंट पे जाकर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना। बिगेन मतलब शुरू हो गया, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट हो गई। इसे बोलते हैं ना ये चीज़ स्टार्ट हो गई। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो या मैंने करने लगा उसके लिए लगाते हैं बिगेन। बिटवीन मतलब होता है के बीच, किसी दो चीज़ के बीच में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। फिर होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, इसमें आर साइलेंट होता है, इसको गवर्नमेंट पढ़ते हैं सरकार। इन विच मतलब जिसमें, जैसे बोलते हैं ना कि तुम कहाँ पढ़ते थे, बोला जिसमें आपके भैया पढ़ते थे उसमें मैं भी पढ़ता था। तो इन विच स्कूल योर ब्रदर, योर एल्डर ब्रदर यूज टू स्टडी, आई ऑल्सो यूज टू स्टडी एट दैट स्कूल। इस तरीके से आप बोल सकते हो। फिर इसके बाद जो वर्ड है लास्ट है विक्टोरियस। विक्टोरियस मतलब होता है विजयी, मतलब किसी चीज़ को आप जीत जाते हो तो आप विजयी होते हो। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी कुछ वर्ड। अब इसके बाद का जो वर्ड है वो नेक्स्ट वर्ड है वो है दोज डेज, मतलब होता है उन दिनों। जैसे बोलते हैं ना उन दिनों की बात है या वो दिनों की बात है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम लगाते हैं। ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश शासन। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज करते थे, अंग्रेज मतलब तब की बात है, उसको ब्रिटिश रूल को हम ब्रिटिश शासन कह सकते हैं। यूजुअली मतलब होता है अक्सर या प्राय। बोलते हैं ना अक्सर मेरा भाई लेट आता है या अक्सर मेरी दीदी खाने में नमक डालना भूल जाती है, तो यूजुअली आप लगा सकते हो। फिर रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया या किसी चीज़ को ग्रहण किया। जैसे आपने कोई एक तरीके से कुछ गिफ्ट मिला तो आपने रिसीव कर लिया, तो उसके लिए बोलोगे आई हैव रिसीव्ड दैट गिफ्ट। इस तरीके से सैलरी मतलब तनख्वाह, आपको पता है बहुत आसान है। तनख्वाह होती है जो आपको पर मंथ नॉर्मली आपके पापा को या आपके भैया या दीदी को मिलता होगा। यूरोपियन मतलब यूरो संबंधित, अर्थात यूरोप में रहने वाला। क्वाइटली मतलब शांति से, बड़े ही आराम से, बड़े ही शांति से। फिर अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति। जब किसी चीज़ का कोई किसी का जॉब लगता है तो वो जाता है, जब अपॉइंट होकर जब वो वहाँ पे जॉब करने जाता है तो उसकी नियुक्ति लगती है, अपॉइंट होता है वो। समझ में आ रहा है। टेम्पररी मतलब अस्थाई, जो चीज़ स्थायी ना हो, जो फिक्स ना हो, टेम्पररी। जैसे नॉर्मली अगर कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कभी दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और कहते हैं कि ये टेम्पररी रूम है, यहाँ 2-3 दिन रहोगे, फिर आपके रूम में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्कूल में कभी कभी ऐसा होता है ना। वो गिवन मतलब किसी चीज़ को कोई चीज़ दिया हुआ। रेट मतलब अनुमान, अनुपात। फेल्ट मतलब महसूस किया। हूँ मतलब जो लोग या कौन लोग। शुड भी मतलब होना चाहिए। उसके बाद वॉट एवर मतलब जो भी, बोलते हैं ना वॉट एवर जो भी कीमत होगा, मैं पैसा दूंगा और मैं ये कार खरीदूंगा, तो इंग्लिश में आप वॉट एवर लगाते हो। रेस मतलब कुल, एक रेस मतलब दौड़ होता है लेकिन यहाँ रेस मतलब कुल होता है। जैसे बोलते हैं ना किस कुल से हो, किस जाति से हो, तो रेस मतलब इंग्लिश में कहते हैं। बिलोंग टू किसी चीज़ से संबंध रखना या संबंधित। वर्थ मतलब किसी चीज़ की कीमत होना कि वो कितना कीमती है, तो उसके लिए बोलते हैं ना ये बहुत कीमती है, तो ऐसे लिए। रिमेम्बरिंग मतलब याद में या याद करके, है ना। बोलते हैं उसके याद में मैंने ये मूर्ति बनवाई है, तो रिमेम्बरिंग हिज मेमोरी, ऐसे बोलते हैं हम याद में। डिस्कवरीज मतलब
खोज, जो अलग अलग खोजें होती हैं, ढेर सारी खोजें, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरीज, है ना। डिस्कवरी चैनल भी होता है उसमें। तो डिस्कवरीज मतलब क्या होता है, खोज। फिर फेथफुल फॉलोवर, सच्चे अनुयायी, मतलब सच्चे वो मतलब भक्त जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपका बात मानते हैं, उनको बोलते हैं फेथफुल फॉलोवर। फिर है यस मैन, जी हजूरी या जी हजूरी करने वाला। कई ऐसे लोग होते हैं जो जी हजूरी करते हैं। आपने कह दिया कि ये सही है तो ये सही है। अगर आपने कह दिया आलू को आम, तो वो भी कहेंगे हाँ हाँ आम है आम है। उसको बोलते हैं जी हजूरी करना, है ना। अपने बॉस की हर बात मानना या हर बात पे हाँ कहना। डाउटर्स मतलब संदेह करने वाले, है ना। रेबल्स मतलब विरोधी, है ना, जो विरोध करने वाले होते हैं। बाय नेचर मतलब स्वभाव से, मतलब पहले से ही। बोलते हैं ना कि मेरा बेटा स्वभाव से ही बड़ा क्या कहते हैं, शर्मिला है, या मेरी बेटी शर्मीली है बाय नेचर, मतलब स्वभाव से, पहले से ही। रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा, मैं ये जॉब नहीं करूँगा, बड़ा मेहनत करता है, मैं ये जॉब नहीं करूँगा, ये मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं जा रहा हूँ साइंस लेने, है ना। ऐसा होता है ना। तो रिफ्यूज़ मतलब होता है मना किया। टच मतलब छूना, ये तो बहुत आसान है। रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान। हम जब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। फिर है गिव अप। गिव अप मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना। जैसे कभी कभी क्या होता है, कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, जब वो अपना जो भी वो गोल होता है वो पा नहीं पाते तो गिव अप करते हैं, त्याग कर देते हैं। अब प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, उसूल। बोलते हैं ना मेरी ये उसूल है, मैं ये चोरी नहीं करूँगा, है ना, मेरे उसूल खिलाफ है। आप मूवीज़ में सुनते होगे। तो प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, है ना। एक और प्रिंसिपल होता है, उसका मतलब क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसकी स्पेलिंग मुझे बताइए फटाफट। विक्ट्री मतलब क्या होता है, विजय। फेमस मतलब प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है। होता है ना, बहुत प्रसिद्ध अभिनेता मेरे घर आया था, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो फेमस। ऑल ओवर मतलब हर जगह, सभी जगह। बॉयहुड मतलब लड़कपन, मतलब लड़कपन, जैसे बचपन होता है वैसे लड़कपन होता है। इंटरेस्टेड मतलब रुचि थी या रुचि था, ऐसे बोल सकते हैं। नॉर्मल रुचि थी बोलते हैं। फिर है नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, जैसे बोलते हैं ना मैंने ध्यान दिया, वहाँ पे लिखा हुआ था चोर को पकड़वाने के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे, तो वो मतलब ध्यान देना। वायरलेस मतलब बिना तार के या तार रहित। रिसीवर कोई चीज़ रिसीव करने वाला, है ना, या लेने वाला। टायर्डनेस मतलब आलसपन या थकान बोलते हैं। थकान भी बोल सकते हैं, आलसपन भी, दोनों बोल सकते हैं। स्ट्रेंज वे मतलब बड़े ही विचित्र तरीके से। रेस्टेड मतलब आराम किया, जैसे मैंने बहुत आराम किया, अब मैं जा रहा हूँ काम करने, या मैं दिन भर आराम किया मैंने, तो उसके लिए आप लगा सकते हो। ग्रेट मतलब महान या बड़ा, दोनों हो सकता है। बहुत बड़ा कोई चीज़ है तब भी ग्रेट बोलते हैं, और महान है तब भी तो ग्रेट बोलते हैं। अनटिल मतलब जब तक कि नहीं, जैसे बोलते हैं ना जब तक कि नहीं तुम, जब तक कि नहीं तुम पास जाते मैं तुम्हें कार नहीं दिलवाऊंगा, या मैं तुम्हें बाइक नहीं दिलवाऊंगा, ऐसे लोग बोलते हैं ना मम्मी पापा। फिर उसके बाद मिडिल एज। मिडिल एज मतलब मध्यकाल, मतलब 1400 ईस्वी के आसपास की बात है, और 1500 1400 ईस्वी की बात है। यूनिटी मतलब एकता, बोलते हैं ना यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति होती है। बिलीव्ड विश्वास किया, जब बोलते हैं ना कि ऐसा हम लोग बोलते हैं ना मैंने तुम पे विश्वास किया लेकिन तुमने धोखा दिया, तो पास्ट की बात होती है या कोई चीज़ हो चुकी होती है तो हम बिलीव्ड लगाते हैं विश्वास से रिलेटेड। पर्पस मतलब उद्देश्य। ब्रांच मतलब शाखा, शाखाएं होती हैं ना अलग अलग पेड़ की, तो या बैंक की शाखाएं होती हैं, आपने सुना होगा। सेपरेटली मतलब अलग से। डिटेल मतलब विस्तार, एकदम फैला हुआ। डेवलप मतलब विकसित किया, या एक तरीके से विकसित हो गया। सेवरल मतलब अनेक, बोलते हैं ना मेरे पास अनेक काम रहते हैं, सिर्फ एक काम नहीं रहता है मुझे, ऐसे कभी हम लोग बोलते हैं ना। काइंड मतलब प्रकार। हाउ एवर मतलब मगर या यद्यपि, बोलते हैं यद्यपि मैं ये काम कर लेता पर मुझे पसंद नहीं था, तो ऐसे लोग बोलते हैं। रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचान लिया या पहचान किया। अमंग मतलब के बीच, ढेर सारे लोगों के बीच में। डिफरेंट मतलब अलग अलग, और ब्रांचेस मतलब शाखाएं। तो ये सब जो वर्ड था, ये सब वर्ड आपको बहुत कम आएंगे जब अभी हम पढ़ने वाले हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ सम पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। कुछ पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, 2-3 पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत काम आएगा। तो प्लीज़ इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ में काम आएगा। बुक है तो बुक खोल लीजिए। अब हम बात करने वाले एक्सप्लेनेशन की। इसमें हम बात करेंगे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश वर्ड, फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ।
तो फ्रेंड्स, अब वीडियो स्टार्ट होने वाली है और 3 ईयर स्ट्रगल से लेकर। लगता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो बुक खोल लीजिए। बुक खोल लेंगे तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में, क्योंकि अभी स्क्रीन पे आपको अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, ठीक है ना। और बुक खोलकर आप अपने चैप्टर का जो एक तरीके से है चैप्टर का नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ज़रूर देखिएगा, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। अ 3 ईयर स्ट्रगल बिगेन बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट इन विच ही वॉज विक्टोरियस। अगर आपको थोड़ी स्टोरी और पीछे की जाननी है तो सिंपल ये स्टोरी है कि जो जगदीश चंद्र बोस थे उनके मतलब उनका वो कलकत्ता में एक जगह पढ़ा रहे थे जहाँ उनको प्रॉब्लम होने लगी और यहाँ उनको पैसे नहीं मिल रहे थे ठीक से। तो उसी के आगे की स्टोरी है कि अ 3 ईयर स्ट्रगल बिगेन बिटवीन बोस एंड द गवर्नमेंट। उस समय गवर्नमेंट कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी अंग्रेजों गवर्नमेंट। अंग्रेजों से और बोस से, मतलब जगदीश चंद्र बोस का जो स्ट्रगल चला यानी केस चला वो 3 साल तक चला, है ना। मतलब लगा रहा। इन विच, जिसमें ही वॉज विक्टोरियस, जिसमें ये विजयी हुए यानी कि जीत गए, ठीक है ना। एन इंडियन, एक भारतीय, इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल, उन दिनों ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश के शासन में यानी अंग्रेजों के शासन में उन दिनों यूजुअली रिसीव 2/3 ऑफ हिज सैलरी, यानी कि 2/3% सैलरी। यानी अगर मान लो अगर किसी को उसमें 30 रुपये मिलता था, किसी प्रोफेसर को या किसी टीचर को, तो क्या होता था कि एक इंडियन को 2/3 यानी कि उसको सिर्फ 20 रुपये मिलते थे। समझ में आ रहा है? मतलब किसी प्रोफेसर को अगर मतलब कोई अमाउंट मिल रहा है उसको अगर 3 भाग में करें, उसको 2 भाग इनको मिलता था एक इंडियन को उसी टीचिंग पोस्ट के लिए। यानी मान लो किसी मैथ के टीचर को 30 रुपये मिल रहा है तो बोस भी मैथ के टीचर अगर मान लो थे तो उनको 20 रुपये मिलता था, तो वो उसके खिलाफ थे, ठीक है। क्या लिखा है? एन इंडियन इन दोज डेज ऑफ ब्रिटिश रूल यूजुअली रिसीव्ड 2/3 ऑफ द सैलरी पेड टू यूरोपियन प्रोफेसर। जो मैंने कहा यूरोप से आए हुए प्रोफेसर की जो सैलरी थी उससे 2/3 यानी कि 2/3 भाग पैसा इनको रिसीव होता था, मिलता था। प्राय, यूजुअली मतलब प्राय। थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन ध्यान देखिएगा। बोस अपॉइंटमेंट वॉज टेम्पररी वन। बोस का जो अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, जब किसी कहीं पे आपकी जॉब लगती है तो आप अपॉइंट होते हो, आपकी नियुक्ति लगती है। तो जो बोस की नियुक्ति लगी थी, बोस जब ज्वाइन हुए थे उस स्कूल में, तो वो टेम्परेरी था यानी कि अस्थाई। यानी कि इसको अस्थाई का और अच्छे तरीके से समझे, मतलब कि एक तरीके से कभी भी वो उस जॉब से हट सकते थे या निकल सकते थे, ठीक है। सो ही वॉज गिवन ओनली हाफ ऑफ द रेट ऑफ यूरोपियन। तो क्योंकि वो टेम्परेरी थे, अस्थाई थे, तो इसलिए जो पैसा एक यूरोपियन प्रोफेसर को मिलता था उसका आधा उनको मिलता था। यानी कि अगर प्रोफेसर को 30 रुपये मिलता था तो इनको उसका आधा यानी 15 रुपये मिलता था, ठीक है। वैसे नॉर्मली एक इंडियन को 20 रुपये मिलता था, लेकिन वो परमानेंट जो जिसका जॉब फिक्स है उसको 20 रुपये मिलता था 30 रुपये में से। जबकि ये क्योंकि टेम्परेरी थे, अस्थाई थे, तो इनको क्या मिलता था? सिर्फ आधा, यानी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 रुपये मिलता था 30 के बदले एक यूरोपियन प्रोफेसर के तुलना में। अब देखिए, बोस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक। तो बोस वैसे आदमी नहीं थे कि चलो यार 15 रुपये मिल तो रहा है चलो ले लेते हैं। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे, वो अपने हक के लिए लड़ना जानते थे। तो वही लिखा है, बोस वॉज नॉट द मैन टू टेक दिस क्वाइटली। वो जो पेमेंट उनको मिल रहा था उसको वो शांत तरीके से नहीं ले सकते थे, अर्थात वो लड़ना चाहते थे। ही फेल्ट दैट पीपल हु डिड द सेम अमाउंट एंड सेम काइंड ऑफ वर्क, मतलब ही फेल्ट उन्होंने महसूस किया, दैट मतलब कि पीपल हु डिड द सेम अमाउंट, वो लोग जो सेम अमाउंट एंड सेम काइंड ऑफ वर्क, मतलब सही उतनी मात्रा में काम करते हैं और वैसा ही काम करते हैं, शुड बी पेड द सेम सैलरी, उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई पियून है, अगर उसको 2 रुपये मिलता है तो किसी इंडियन को भी 2 रुपये मिलना चाहिए अगर वो पियून की नौकरी कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर कोई इंडियन है जो टीचर है, हिंदी का टीचर मान लो, कोई और टीचर है जो वो भी हिंदी का टीचर है, लेकिन वो यूरोपियन है, अगर यूरोपियन को 10 रुपये मिल रहा है
तो इंडियन को भी 10 रुपये मिलने चाहिए, बराबर अमाउंट मिलना चाहिए। ये कह रहे थे, कौन कह रहा था? जगदीश चंद्र बोस। फिर समझते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, चौथी लाइन का आखिरी पॉइंट से मिलाइएगा। ही फेल्ट दैट पीपल हु डिड द सेम अमाउंट एंड सेम काइंड ऑफ वर्क, वो महसूस करते थे या उन्होंने महसूस किया कि वो लोग जो एकदम बराबर मात्रा में काम करते हैं, हाँ, एक मात्रा में करता है और एक जैसा ही काम करते हैं, शुड बी पेड, उन्हें ज़रूर पेड करना चाहिए, यानी कि उन्हें पैसा मिलना चाहिए। द सेम सैलरी, उन्हें सेम सैलरी, वही सैलरी मिलनी चाहिए जो एक यूरोपियन को मिलता है। वॉट एवर रेस दे बिलोंग टू, वॉट एवर मतलब किसी भी, वॉट एवर मतलब चाहे जो भी रेस, मतलब मैंने बताया था वर्ड मीनिंग में कुल, ऐसे अलग अलग रेस होती हैं ना। आपने मम्मी से पूछोगे आप किस स्कूल में हो, या पापा से बताएंगे क्या आप किस स्कूल में जन्मे हो, ठीक है ना। तो लिखा है सेम सैलरी वॉट एवर रेस दे बिलोंग टू। तो जगदीश चंद्र बोस का कहना था कि आप किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, आपको पैसा बराबर ही मिलना चाहिए। अब देखिए, इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे कीमती चीज़ ये था याद करने के लिए, कौन सा? दैट की डिस्कवरीज डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोवर। डिस्कवरी, खोज, जितने भी खोज आजकल हुए हैं, चाहे वो ग्रेविटी की खोज हुआ हो, मतलब गुरुत्वाकर्षण का खोज हुआ हो, चाहे वो भाप का खोज हुआ हो, है ना, चाहे वो और भी चीज़ें जैसे गैलेक्सी, पहले लोग कहते थे कि जो पृथ्वी वो चपटी है, फिर बाद में गैलीलियो ने बताया कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है, वो गोली है ना। तो वही लिखा है, इट इज़ द वर्थ रिमेंबरिंग, कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है याद करने के लिए कि डिस्कवरी डू नॉट कम फ्रॉम द फेथफुल फॉलोवर। फेथफुल फॉलोअर मतलब वो लोग जो किसी की बात एकदम बड़े ही बिना किसी मतलब बिना किसी शक के मान लेते हैं। ऐसे होते हैं ना कई लोग, कई बाबा लोग होते हैं, बाबा लोग की बात मान लेते हैं, है ना। गांव में या कहीं ना कहीं देखते होगे, कोई एक बाबा है, उनकी बात आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा बड़े ही, वो कुछ भी कहें आप वो मान लेते हैं, है ना। या आसपास कहीं आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं फेथफुल फॉलोवर या ब्लाइंड फॉलोवर कह सकते हैं आप। तो लिखा है कि हमें ये ध्यान देना चाहिए, सबसे कीमती बात ध्यान देनी चाहिए, या सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देनी चाहिए कि जो डिस्कवरी है वो कभी भी विश्वास से नहीं हुआ है, एंड द यस मैन ऑफ साइंस, और ना ही उन लोगों से जो हमेशा मतलब मान लो साइंस ने कुछ आविष्कार कर दिया तो उसको हाँ हाँ करते रहें, उस पर डाउट ना करें, ठीक है। कहने का मतलब ध्यान समझिए, इसका मतलब ये है, जगदीश चंद्र बोस ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्कवरी जितने भी खोज हुए हैं वो शक के कारण हुए हैं। अगर कोई शक पैदा हुआ है, जैसे जब एप्पल गिरा था न्यूटन के ऊपर, तब उनको शक हुआ, है ना। अगर वो शक नहीं होता तो वो बिलीव कर लेते, जैसे उनकी मम्मी से पूछते, मम्मी ये सेब कैसे गिरा, मान लो मम्मी बताती कि भगवान ने गिरा दिया, और वो मान जाते कि हाँ भगवान ने गिरा दिया, हम खा लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने शक नहीं किया, वो मतलब उन्होंने उस समय अगर शक नहीं किया होता तो आज ग्रेविटी की खोज नहीं हुई होती, आज गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं हुई होती, है ना। लेकिन उन्होंने शक किया, और शक करने के कारण ही क्या पैदा हुआ, डिस्कवरी, खोज हुई, एक बहुत ही अलग चीज़ की खोज हुई, है ना। समझ में आ रहा है। तो वही लिखा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, डिस्कवरी जितनी भी हुई है वो फेथफुल फॉलोवर से नहीं हुई है, और ना ही यस मैन मतलब जी हजूरी करने वाले, कि जो हमने कह दिया वो मान जाओ। अगर हमने कह दिया कि चांद गोला नहीं है तो मान जाओ, तो आप मान जाओगे अच्छा चांद गोला नहीं है ना। तो आप बोलोगे प्रूफ दो, जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना, प्रूफ दीजिए। तो वही मतलब है कि साइंस में जितनी डिस्कवरी हुई वो जी हजूरी से नहीं हुई हैं, दे कम फ्रॉम द डाउटर्स, वो संदेह से हुए हैं, एंड द रेबल, और विद्रोही से, विद्रोह से ही, मतलब झगड़ा वाला नहीं, लड़ाई हो जाए, कहने का मतलब कि आप जब तक एक दूसरे की सोच से विद्रोह नहीं करोगे तब तक साइंस काम नहीं आएगा। अगर आप सब लोग एक ही बात मान जाएगा तो साइंस कहीं पैदा ही नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है, ये मान लो कि मैंने कहा कि चांद पर, मान लो मैंने कह दिया कि भाई चांद जो है वो मतलब कि कोई आदमी है, सपोज करो, है ना। और ये सब माननी है, जब सब मान लेंगे तो वो साइंस क्या रह जाएगा, वो तो भी अंधविश्वास हो जाएगा ना। तो जब तक मेरी बात का कोई विरोध नहीं करेगा कि नहीं नहीं आप कैसे कह रहे हो, आपको कैसे पता कि वो इंसान है ना, हो सकता है कुछ और होगा, तो जब तक मेरी बात का कोई विरोध नहीं करेगा तब तक
डाउट नहीं क्रिएट होगा। डाउट क्रिएट होने पे ही खोज होती हैं, यानी कि नई नई खोजें होती हैं। तो ये बोस जी का कहना था। बोस वॉज बाय नेचर अ रेबल, और इसी कारण क्योंकि वो साइंटिस्ट थे तो एक तरीके से वो डाउट करने वाले व्यक्ति थे। वो हर एक चीज़ पर डाउट करते थे और वो हर एक चीज़ का विरोध करते थे जो उनको अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो बाय नेचर इसी तरीके से बाय नेचर वो क्या थे, रेबल थे, विद्रोही थे, है ना। समझ में आ गया। मैं थोड़ा कहानी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि आपको थोड़ा एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि बोस ने ये बात कही क्यों। मैं नॉर्मली सिंपल मीनिंग बता के जा सकता था, पर मैंने सोचा कहानी आपको बता दूं। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरीके से स्टोरी ना बताऊं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस तरीके से स्टोरी ना बताएं, तो मैं सिंपल वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता के निकल लूँगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लगता है कि ऐसे पढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा है तो बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि ऐसा पढ़ाने से फ़ायदा है। अदरवाइज़ मैं सीधा आपको वर्ड मीनिंग बता के निकल लूँगा चैप्टर का, ठीक है। मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ही रिफ्यूज टू टच एनी पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल तक उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मना किया कि वो किसी अपने सैलरी किसी पार्ट को टच नहीं करेंगे। अर्थात कोई अगर उन्हें कहता था कि भाई थोड़ा सा पैसा ले लो अपने सैलरी से, तो वो भी नहीं लेते थे। इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। ये अब उनके सम्मान का, मतलब खुद के सम्मान की बात थी, खुद के सम्मान में प्रश्न था। अगर वो पैसा ले लेते तो क्या फ़ायदा। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब आप जिस बात की लड़ाई लड़ रहे हो अगर आप उसी को मान जाओ तो लड़ाई किस काम की, है ना। ठीक वैसे ही तो उनका सिंपल ये था कि भाई मैं जिस सैलरी के लिए लड़ रहा हूँ, अगर मैं उस सैलरी से थोड़ा भी पार्ट ले लिया तो फ़ायदा क्या मेरे लड़ने का। इसलिए वो पैसा कभी नहीं लिए। वही लिखा है, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। वो खुद के सम्मान की बात थी। एंड ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप हिज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, उसूल, है ना। तो वो अपने सिद्धांत को गिव अप मतलब त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। रेडी मतलब तैयार, और गिव अप मतलब त्यागना। तो वो अपने प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। उनका सिद्धांत क्या कहता था कि भाई देखो जो गलत है उसका विरोध करो, है ना, उसका विरोध करो, समानता की बात करो। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो वो काम वो नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने वो सैलरी जो उनको मिलती थी, आधी सैलरी 30 रुपये के बदले 15 रुपये मिलती थी। मैं गेस कर रहा हूँ, अंदाज़ा बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि 30 रुपये ही मिलती थी, है ना। तो अंदाज़ा बता रहा हूँ कि मान लो 30 रुपये मिलनी चाहिए थे लेकिन उसको 15 रुपये मिल रही थी। तो वो 15 रुपये वो क्या क्या कर रहे थे, वो उन्होंने टच ही नहीं किया कभी 3 साल तक, जब तक वो केस जीते नहीं, ठीक है ना। और इन द एंड और अंत में विक्ट्री वॉज हिज, और अंत में विजय उनकी थी। अर्थात आखिर में वो जीत गए और उन्हें बराबर सैलरी मिली, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या लिखा है। बोस, थोड़ा मैं बराबर कर दूं, ये देखिए, हाँ। बोस नाउ बिगेन द वर्क विच मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बोस अब वो काम करने लगे। बिगेन मतलब होता है कोई काम करने लगना, जैसे पढ़ने लगे, खेलने लगे, तो उसके लिए बिगेन का यूज करते हैं। बोस नाउ बिगेन द वर्क विच मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बोस वो काम करने लगे जिससे उन्हें पूरे विश्व में क्या हुई, ख्याति मिली, यानी कि फेमस हो गए पूरे विश्व में, जिससे वो फेमस हो गए। क्या किया उन्होंने, चल देखते हैं। ही हैड फ्रॉम बॉयहुड बीन इंटरेस्टेड इन एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। तो ही हैड मतलब वो थे, वो क्या थे, वो लड़कपन से, लड़कपन मतलब होता है जो नॉर्मली आपके 6 साल 7 साल 8 साल के बाद की जो आपकी उम्र होती है, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है। तो वो लड़कपन से ही वो इंटरेस्टेड थे, यानी रुचि रखते थे एनिमल, जानवरों और प्लांट में। प्लांट मतलब पेड़ पौधे। तो वो जानवर और पेड़ पौधे में रुचि रखते थे लड़कपन से ही अपने, है ना। एंड नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स लेड हिम बैक टू हिज ओल्ड लव, ठीक है। और जो उनका काम फिजिक्स में था, तो फिजिक्स में नॉर्मली प्रकृति से रिलेटेड ही काम होती हैं। तो नाउ हिज वर्क इन फिजिक्स, अब जो वो फिजिक्स में जो काम कर रहे थे, लेड मतलब होता है लीड का सेकंड फॉर्म है, लेड मतलब आगे ले गया। तो जो फिजिक्स में जो काम कर रहे थे वो उन्हें फिर से ले गया, कहाँ ले गया, बैक टू हिज ओल्ड लव, जो उनका पुराना प्यार था,
जानवरों से, पेड़ पौधों से जो उनका बचपन में प्यार था, लड़कपन में, वो फिर से वो जागृत हो गया, क्योंकि फिज़िक्स में वही चीज़ें पढ़ी जाती हैं, मतलब नेचर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो एक तरीके से उनका प्यार दोबारा उनको मिल गया। ही हैड नोटिस दैट हिज वायरलेस रिसीवर, उन्होंने ये नोटिस किया, ये ध्यान दिया कि हिज वायरलेस मतलब तार रहित, जिसमें तार नहीं होता है ना, वो जैसे आप मोबाइल हो गया या रिमोट होता है ना, तो टीवी से रिमोट तो तार से कनेक्ट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं वायरलेस डिवाइस। जैसे आपका फ़ोन वायरलेस डिवाइस है। तो लिखा है ही हैड नोटिस दैट, उन्होंने नोटिस किया दैट हिज वायरलेस रिसीवर, जो उनके पास रिसीवर था, शोड साइन ऑफ टायर्डनेस, जो उनके पास एक रिसीवर था, रिसीवर मतलब एक मशीन थी जो रिसीव करती थी अलग अलग सिग्नल। तो उनको ये महसूस हुआ, उन्होंने देखा कि जो उनका वो जो रिसीवर है, जो मशीन है, वायरलेस मशीन, वो टायर्डनेस हो रहा है, मतलब कि वो थक जा रहा है। फिर समझा रहा हूँ, ही हैड नोटिस दैट, उन्होंने ध्यान दिया, नोटिस किया, हिज वायरलेस रिसीवर शोड साइन ऑफ टायर्डनेस आफ्टर इट हैड बीन इन यूज़ फॉर सम टाइम। सम टाइम मतलब कुछ समय के यूज़ में, यूज़ मतलब प्रयोग में, जब वो उस मशीन का कुछ समय तक प्रयोग कर रहे हैं, तो जो उनका मशीन है वो क्या, जो रिसीवर है वो क्या हो जा रहा है, वो थक जा रहा है, उसके अंदर आलसपन आ जा रहा है, थकावट आ जा रही है। टायर्डनेस मतलब होता है आलसपन या थकावट, तो उनके उसके अंदर थकावट आ जा रही है। बट इन सम स्ट्रेंज वे गॉट बैक इट्स पावर आफ्टर बीइंग रेस्टेड, पर बट मतलब लेकिन इन सम स्ट्रेंज वे, पर कुछ विचित्र तरीके से गॉड बैक, वो गॉड बैक इट्स पावर, वो फिर से अपनी पावर पा जाता है आफ्टर बीइंग रेस्टेड, आराम करने पे। जैसे हम काम करते हैं, थकते हैं, फिर हम आराम करते हैं, सोते हैं या कुछ आराम करते हैं, फिर से हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। ठीक वैसे ही मशीन के साथ था, मशीन कुछ काम करता था तो वो धीरे धीरे थक जाता था, ऐसा बॉस को लगता था कि वो थक रहा है। फिर वो जब थोड़ा सा उसको आराम करने देते थे, यानी उससे कुछ काम नहीं करते थे, तो फिर से उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी। हियर वॉज फूड ऑफ थॉट, फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना, खाना रखा है तो आप सोचते तुरंत खा लें, तो वही मतलब है फूड फॉर थॉट। मतलब ये जो पॉइंट था ये उनके सोचने के लिए आया कि भाई ये कैसे हो गया, एक मशीन थकने कब से लगी, एक मशीन कब फिर से अपनी ऊर्जा अपने आप पा लिया। तो ये उनके दिमाग में ये विचार चलने लगा। फूड फॉर थॉट मतलब सिंपल यही है कि ये जो पॉइंट था, ये जो विषय था, वो एक विचार के रूप में उनके दिमाग में घूमने लगा। द काइंड ऑफ थॉट्स फ्रॉम विच द ग्रेट डिस्कवरीज कम, और ये वो उस प्रकार का विचार उनके दिमाग में आने लगा जिससे बड़े महान महान डिस्कवरी आने वाले थे या आए। ठीक है, जिससे महान 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 डिस्कवरीज या महान खोजें उन्होंने की या वो आए, मतलब वो खोज आए। समझ में आ गया मतलब। अनटिल से लेकर यहाँ तक देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, बुक प्लीज़ खोल लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको एक एक वर्ड यहाँ पे समझ में ना आए। लिखा है अनटिल द एंड ऑफ द मिडिल एजेस। एजेस मतलब मध्यकाल, अर्थात 1200 ईस्वी से लेके 1600 ईस्वी, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1700 भी आप ले सकते हो। तो मतलब यही 1200 से 1100 से आप मान लो कि उस समय मिडिल एज में, अनटिल द एंड ऑफ द मिडिल एज मतलब कि 16वीं शताब्दी तक या 17वीं आप मान सकते हो, 16वीं शताब्दी तक द वर्ल्ड वॉज लुक्ड ऑन एज वन ब्यूटिफुल यूनिटी। तो 16वीं शताब्दी तक, या हाँ 16वीं शताब्दी मान लो, तो मिडिल एज के अंत तक जो दुनिया थी वो प्रतीत होती थी कि वो एक खूबसूरत कोई एक चीज़ है जो भगवान ने बनाई है, क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, तो ये कोई एक चीज़ है जो भगवान ने बनाई है, क्योंकि नॉर्मली उस समय क्या होता था, ये विचार था कि भगवान ने पृथ्वी बनाई है ना। तो वही लिखा है कि मिडिल एज यानी 16वीं शताब्दी तक के अंत तक लोगों को यही लगता था कि जो पृथ्वी है वो एक बहुत ही खूबसूरत कोई एक चीज़ है जो भगवान ने बनाई है। मैन बिलीव दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम मैन टू रॉक एंड स्टोन हैड इट्स प्लेस एंड पर्पस, है ना। मैन बिलीव्ड, आदमी बिलीव करते थे, मानते थे। ये देखो ये मैन लिखा है, इसका मतलब ये सबके लिए है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, सबके लिए आया है। ठीक है, मैन बिलीव दैट, आदमी विश्वास करते थे, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कि सब कुछ दुनिया में, फ्रॉम मैन टू रॉक, इंसान से लेकर
पहाड़ तक एंड स्टोन और पत्थर तक हैड इट्स प्लेस एंड पर्पस, उसका उनका खुद का कुछ जगह है और कुछ पर्पस है, यानी कुछ उनका एक तरीके से लक्ष्य है ना। यानी कि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए बनाया है। उस समय पहले लोग मानते थे कि इंसान को कुछ और काम करने के लिए बनाया है, पत्थर कुछ और काम करने के लिए बनाया है, और पेड़ों को कुछ और काम करने के लिए बनाया है, जानवरों को कुछ और काम करने के लिए बनाया है। तो उस समय ये धारणा चलती थी कि भाई देखो भगवान ने ये पृथ्वी बनाई है, हमें कुछ और काम करने के लिए बनाया गया है, पत्थर को कुछ और, जानवरों को कुछ और। तो इस तरह का दिमाग सबके दिमाग में मतलब इस तरह का विचार सबके दिमाग में चलता था। द डिस्कवरी ऑफ गैलीलियो, जो मैंने बताया, एंड न्यूटन चेंज दिस वर्ल्ड पिक्चर। जो डिस्कवरी, जो खोज गैलीलियो ने की और न्यूटन ने की, वो पूरे पृथ्वी का जो नक्शा था या पूरे पृथ्वी का जो पिक्चर था, यानी जो शक्ल थी वो बदल गई। शक्ल कहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो विचार थे पहले के वो बदल गए पृथ्वी को देखने का, है ना। पहले लोग कहते थे पृथ्वी चपटी है, वो बदल गया, दिमाग से निकल गया उन लोग के। फिर भगवान ने बनाई, वो भी धीरे धीरे लोगों के दिमाग से निकल गया कि ये तो प्राकृतिक है, ये तो बाय नेचर है ना। तो ये हुआ डिस्कवरी गैलीलियो और न्यूटन के। अच्छा मुझे बताइए, न्यूटन और गैलीलियो कोई एक आविष्कार के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। देखते हैं कौन बताता है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो बताइए ज़रूर, ठीक है। फिर लिखा है मैन बिगेन टू स्टडी ईच ब्रांच ऑफ साइंस। जो लोग थे वो अब पढ़ने लगे, ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच यानी शाखा ऑफ साइंस, हर एक साइंस के हर एक शाखा को पढ़ने लगे सेपरेटली, मतलब अलग अलग पढ़ने लगे इन ग्रेटर डिटेल। ग्रेटर मतलब बड़े डिटेल में, बड़े ही विस्तार तरीके से पढ़ने लगे। यानी कि पहले नॉर्मली लोग हल्का फुल्का साइंस पढ़ते थे, पर जब ये खोज हुई तो कोई सिर्फ और सिर्फ चांद तारों की पढ़ाई पढ़ने लगा, कोई सिर्फ और सिर्फ जानवरों की पढ़ाई पढ़ने लगा, कोई सिर्फ पेड़ पौधों के पढ़ने लगा, कोई सिर्फ कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ने लगा, कोई और पहाड़ों के बारे में पढ़ने लगा, है ना, कोई सिर्फ मिट्टी के बारे में पढ़ने लगा। तो अलग अलग साइंस में अलग अलग शाखाएं आईं और वो शाखाओं के बारे में लोग अलग अलग तरीके से पढ़ने लगे डिटेल में, है ना। समझ में आ रहा है। एंड दे आर डेवलप्ड सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ साइंसेस, और उससे कई और साइंस और विज्ञान पैदा हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी। ये रेडियो है वो भी किससे हुआ, जो रेडियो से फिर टेलीविज़न हुआ, फिर टेलीविज़न से टेलीफोन हुआ, फिर मोबाइल हुआ, है ना। तो ये सब कैसे हुआ, ब्लूटूथ हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब वही वो जो गैलीलियो और न्यूटन के द्वारा आविष्कार किया गया। उसके बाद लोगों ने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, फिर लोग तरंगों के बारे में पढ़ने लगे, है ना, एक अलग साइंस आ गई, है ना। सोलर एनर्जी के बारे में लोग पढ़ने लगे, मतलब कि सूर्य की रोशनी के बारे में पढ़ने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, अलग अलग तरीके के साइंस का जन्म हुआ और अलग अलग तरीके से लोग उसको पढ़ने लगे, ठीक है ना। फिर लिखा है बोस हाउ एवर, बोस यद्यपि, रिकॉग्नाइज्ड अ यूनिटी अमंग ऑल दीज डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। बोस यद्यपि मतलब परंतु भी कह सकते हो, यद्यपि बोस फिर भी ये मानते थे, ये उनको लगता था कि रिकॉग्नाइज द यूनिटी अमंग ऑल दीज डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। जितने भी उस समय ब्रांचेस बन गए थे, उस समय मतलब 1800-1900 की ईस्वी की बात है, उस समय जितने भी साइंस का जन्म हो चुका था या जितने साइंस के बारे में पढ़ा जा रहा था, वो सब मिलाकर बोस को लगता था कि सब एक ही सूत्र से बने हुए हैं, एक ही पॉइंट से बने हुए हैं, है ना। ये उनका मानना था। फिर समझा रहा है लास्ट पॉइंट जो लिखा है, बोस हाउ एवर, बोस यद्यपि, रिकॉग्नाइज, ये मतलब वो पहचानते थे, और यूनिटी, एक यूनिटी उनके अंदर, उस सभी जितने भी साइंस, जितने विज्ञान की खोज हो चुकी थी, उन सब में बोस को एक यूनिटी, एक एकता दिखती थी। वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, जितने भी शाखाएं साइंस में उस समय बन चुकी थी, सब में उनको कोई ना एक
पॉइंट उनको दिखता था जो सब में सिमिलर मिलता था, सब में समान मिलता था, है ना। तो ये बोस का नज़रिया था। उनको लगता था कि ठीक है, सब अलग अलग ब्रांचेस तो बन गई हैं लेकिन सब में एक सिमिलैरिटी है, सब विज्ञान से बने हुए हैं, है ना। और सब किससे बने हुए हैं? सब डाउट से बने हुए हैं। अगर डाउट किसी को होगा नहीं तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। जब सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा तो विज्ञान का मतलब विज्ञान कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये उनको लगता था। तो ये है यहाँ तक। इस वीडियो में सिर्फ हम यहाँ तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हुई हो किसी भी चीज़ को लेकर, आवाज़ को लेकर या किसी वर्ड मीनिंग के साथ या पढ़ाने के तरीके को, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को उसको जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।